नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिर मिले हैं और हमारा जो अध्याय चल रहा है वो है वंशागति तथा विविधता के आधार सिद्धांत। तो वो है प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सुगुणिता क्या होती है ना, विषम गुणिता क्या होती है, और उससे पहली कक्षा में हमने पढ़ा था गुण सूत्र की संरचना में परिवर्तन किस प्रकार से हो सकते हैं। याद है आपको? न्यूनता याद है, डुप्लीकेशन द्विगुणन याद है, इन्वर्जन है ना, ये सब पढ़े थे ना हमने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाले मनुष्य रोग। गुण सूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। अब हम ये रोग जो पढ़ेंगे इसको भी हमने ना दो श्रेणियों में बांट दिया है। पहली श्रेणी है कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र कौन से होते हैं? 1 से लेकर 22 तक। तो देखिए, पहली श्रेणी है हमारी कायिक गुण सूत्रों की संख्या में परिवर्तन। संख्या में परिवर्तन। कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के द्वारा होने वाले मानव रोग। इसमें हम वैसे तो 3 रोग हैं, एक चौथा भी हम इसमें पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं न्यूनता में। ठीक है, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे तो इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी एक सारणी, एक टेबल बनानी पड़ेगी। पहले है क्रमांक संख्या, दूसरे नंबर पर है सिंड्रोम। मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्रों की, जंतुओं में अगर गुणसूत्रों की संख्या कम होती है या बढ़ती है तो उसके कारण जो रोग होते हैं वो अनेक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं होता, और उन बहुत सारे लक्षणों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। तो सिंड्रोम का नाम, फिर है खोजकर्ता, फिर है प्रभावित लिंग कि नर इससे रोगी होगा या मादा। प्रभावित लिंग। अब जो गुणसूत्र है वो कौन सा उत्तरदायी है? उत्तरदायी गुणसूत्र। फिर कारण क्या है, मतलब गुणसूत्र संख्या बढ़ रही है या घट रही है, तो कारण। अब जो नई गुणसूत्र संख्या है वो क्या है? नई गुणसूत्र संख्या। फिर आनुवांशिक संगठन कैसा है? और अंत में लक्षण क्या क्या है। ठीक है,
देखो बेटा, आपको यहां से लेकर और यहां तक आपको दिखाई दे रहा है इस पूरे फ्रेम में, ये सारणी जो है, ये टेबल आपको बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें हम रोग पढ़ेंगे नंबर 1, वो क्या है? वो है डाउन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम को खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था लैंगडन डाउन। लैंगडन डाउन। और मुझे तो सन भी ध्यान है, सन लिख देता हूं, आपको नहीं याद करना है, एक आपको आइडिया लग जाएगा। 1866। डाउन सिंड्रोम से कौन कौन प्रभावित हो सकता है? इससे नर भी प्रभावित हो सकते हैं और मादा भी। और इसमें कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? वो होता है 21वां गुणसूत्र। 21वां लिख देते हैं, या इंग्लिश में लिखना हो तो 21 लिख दो। कारण क्या होता है इसमें? कारण होती है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब है त्रिगुण सूत्रता। तो मैं तो ट्राइसोमी लिख रहा हूं, आपको हिंदी मैंने पिछली कक्षा में बता दी थी। ट्राइसोमी माने 2n+1। तो नई गुणसूत्र संख्या बढ़कर क्या हो जाएगी? एक गुणसूत्र बढ़ा है ना, सामान्य जो मनुष्य होते हैं उसमें गुणसूत्र संख्या होती है 46, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 47। ठीक है। अब आनुवांशिक संगठन कैसे लिखेंगे? आनुवांशिक संगठन लिखेंगे, अगर वो है नर तो नर का आनुवांशिक संगठन लिखेंगे 44 ऑटोसोम प्लस XY प्लस 21वां गुणसूत्र। और अगर वो है मादा तो उसे लिखेंगे 44 गुणसूत्र प्लस XX प्लस 21वां गुणसूत्र। बोले बेटा हाँ या ना? अब मैंने आपको बताया था ये सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी जो शक्ल होती है वो चीनियों की, मंगोलियों की भांति हो जाती है। और इनके अंदर जो बुद्धिमत्ता होती है, जो इंटेलिजेंस होती है, वो बड़ी कम होती है। इसमें जितने भी सारे लक्षण हैं उन लक्षणों को हम एक ही शब्द में सीमित कर सकते हैं और उसको कहते हैं मंगोलियन बुद्धिहीनता। मंगोलियन बुद्धिहीनता माने मंगोलियन ईडियोसी। इसमें क्या क्या होता है? इसमें गोल चेहरा होता है, गोल लिख लीजिए, गोल चेहरा, चौड़ा माथा, माथे की चौड़ाई बढ़ जाती है। जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका जो मुंह होता है, मुख होता है, वो हमेशा खुला रहता है, ऐसे आ। जो जिवा होती है वो बाहर निकलती रहती है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, और उसमें से लार टपकती रहती है, ठीक है। जो नीचे वाला होठ होता है वो टेढ़ा होता है, ऐसे टेढ़ा ओष्ठ होता है। और गर्दन जो होती है वो बहुत छोटी होती है, ऐसे लगता है गर्दन ही नहीं है, ऐसे सिर चिपका हुआ है। सिर बड़ा होता है ऐसे बच्चों का, और चेहरा जो होता है वो छोटा सा होता है, चीनियों, जापानियों या मंगोलियों की भांति। इनके जो हाथ होते हैं, हथेली, ये चपटी होती हैं, इसमें ऐसे धारियां नहीं पड़ी हुई होती है ना। जो उंगलियां होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं और गद्देदार होती हैं, फूली फूली सी उंगलियां होती हैं। और इनका जो हथेली होती है उस पर सारी धारियां नहीं होती, एक ही धारी पड़ी हुई होती है, जिसको कहते हैं पाल्मर क्रीज। क्या कहते हैं? पाल्मर पाल्मर क्रीज, ये आप लिख लीजिए, ठीक। फिर इनका जो चेहरा होता है वो मंगोलियों की भांति होता है। और ये जो हमारा त्वचा का वलन होता है ना, ये इनमें नहीं होता है। तो इस त्वचा के वलन का ना होना कहलाता है इपिकैंथस। क्या कहलाता है? इपिकैंथस। इसलिए जैसे ये हंसते हैं
तो इनकी आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है। इनके अच्छा, गुणसूत्र संख्या अगर बढ़े या घटे तो मानसिक विकार जो है वो आना पक्का है, जो मतलब मंद बुद्धि होती है, तो इसलिए इनको मंगोलियन बुद्धिहीनता कहते हैं, ठीक है। और इनका जो आईक्यू होता है, आईक्यू मतलब बुद्धिमत्ता गुणांक, वो बहुत कम होता है। और इनके जो जनन अंग होते हैं, जैसे वृषण हो गया पुरुषों में और अंडाशय हो गया लड़कियों में, ये जो होता है ये अविकसित होता है या बहुत अल्प विकसित होता है, ठीक है। जो स्त्रियां 35 साल के ऊपर गर्भ धारण करती हैं उनको ऐसे बच्चे उत्पन्न करने की संभावना उनमें बढ़ जाती है, ठीक है। अब अगर देखो, वैसे तो इसके 60% जो बच्चे होते हैं वो गर्भ में ही उनका ये हो जाता है, गर्भपात हो जाता है अपने आप, वो बढ़ते ही नहीं है। बहुत से बच्चे जन्म लेने के बाद मर जाते हैं, बहुत से बच्चे 2-4 साल के अंदर मर जाते हैं, कुछ 15-16 साल तक होके मर जाते हैं। केवल 5% लोग हैं जो इसकी लंबी आयु जीते हैं, और जब वो वृद्धावस्था में होते हैं तब उनको एल्जाइमर्स रोग हो जाता है। एल्जाइमर्स रोग में क्या होता है? एल्जाइमर्स रोग में याददाश्त बिल्कुल ही चली जाती है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, हमने इसको बुद्धिहीनता कहा, तो ये लोग कहलाते हैं बुद्धिहीन। बुद्धिहीन माने इडियट, इडियट। तो हमें कैसा पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है वो बुद्धिहीन है या नहीं है? तो इसके लिए एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं बुद्धिमत्ता गुणांक। बुद्धिमत्ता गुणांक माने इंटेलिजेंस कोशिएंट। इसको गणना करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, IQ माने इंटेलिजेंट कोशिएंट बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा 100। देखो बेटा, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा इस सिलसिले में। पहली चीज ये है, मैं आपको एक 3 साल के बच्चे की बात बताता हूं, 3 या 4 साल के बच्चे की। तो उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं उनके घर जाता था भाई, कॉलेज करके दोपहर में उनके घर गया, क्योंकि दूसरे शहर में कॉलेज था। तो दोपहर में सब उस घर में सो रहे होते थे। एक 4 साल का बच्चा वो खेल रहा होता था, घर में बहुत लोग थे, सो रहे होते थे। वो जब जाकर मैं घंटी बजाता था तो नौकर दरवाजा खोलता था और मैं जाता था, मैं उससे बात करता था। वो फिर क्या कहता था, अपने नौकर को आवाज लगाता था, राजपाल भैया के लिए पानी लेकर आओ। इसका मतलब क्या है? क्या आप 4 साल के बच्चे से उम्मीद कर सकते हैं कि कोई मेहमान घर में आया है वो उसके लिए पानी मंगाए? नहीं ना। लेकिन उस बच्चे में इतनी समझदारी थी, ठीक है। दूसरा मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि मेरे पिताजी के एक मित्र थे, उस टाइम मैं 12वीं में था, 16-17 साल का था, और पिताजी के एक मित्र का एक लड़का था, वो 21-22 साल का था। तो एक दिन पिताजी अपने दुकान से जब घर आए तो बोले, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे दोनों बच्चे सही सलामत हैं और सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? तो पिताजी कहते हैं उनका जो दोस्त है उसका बेटा 22 साल का हो गया और वो ठूठ का ठूठ है, इसका मतलब अकल से पैदल है। मैंने कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हो? अच्छे खासे थे वो भैया, हम उन्हें भैया बोलते थे, लेकिन उनके वो जो भैया थे उनके पिताजी उनको कहते थे ये बेटा कागज है, ये जाकर 10 मतलब 100 मीटर की दूरी पर कोई उसके चाचा है उनको दिया। वो लेके जाता था, भूल जाता था, बीच में कहीं बातों में लग गया। या एक दिन उसके पिताजी ने चेक भेजा बैंक में, बैंक भी हमारे घर के पास ही था, तो वो चेक ही खो गया उससे, और उससे कहो कहो बोलते रहा, वो कुछ जवाब ही नहीं देता था, मतलब पता नहीं क्या था उसे। लेकिन उसे क्या क्या शब्द बोला? ठूठ का ठूठ। माने उसके अंदर समझदारी ही नहीं थी, माने उसका IQ कम था। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मैं किसी बच्चे की तारीफ नहीं कर रहा या दूसरे किसी बच्चे के लिए मैं अपशब्द नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं उसके बुद्धिमत्ता गुणांक की, IQ।
तो शारीरिक आयु वो होती है जब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। जैसे आप लोग अगर 12 पास हो तो आप 16, 17 या 18 साल के होंगे, तो जिस पर आप अपना जन्मदिन मनाते हो, बर्थडे मनाते हो, तो वो तो हो गई आपकी शारीरिक आयु। आ रही है बात समझ में? और मानसिक आयु जो होती है ये आपको पता लगती है कुछ विशेष चिकित्सकों के पास जाकर, जिनको हम कहते हैं न्यूरोफिजिशियन। न्यूरोलॉजिस्ट नहीं, साइकोलॉजिस्ट नहीं, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन के पास जाके वो आपका एमआरआई करते हैं, आपके बीसीओ टेस्ट करते हैं, फिर वो आपकी मानसिक आयु की गणना करके आपको बताते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपको अपनी मानसिक आयु पता कराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने 12वीं पास कर ली है, और 12वीं भी किन विषयों से पास करी है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अगर आपने इन विषयों से 12वीं उत्तीर्ण की है तो इसका मतलब आपकी मानसिक आयु या तो औसत होगी या उससे अधिक होगी। तो बच्चों इनके चक्रों में मत पड़ना, क्योंकि 20-20, 50-50 हजार रुपए लग जाते हैं खाली बैठे बैठाए मानसिक आयु पता करने में, ठीक है? तो लेकिन फॉर्मूला ये होता है, अगर प्रश्न आ गया एक 10 साल के बच्चे की मानसिक आयु 12 साल है, तो शारीरिक आयु कितनी है? 10 साल। मानसिक आयु कितनी है? 12 साल। तो उसके आईक्यू की गणना कीजिए। आईक्यू बताइए कितना होगा? तो आईक्यू कितना आ गया? 120। ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया है। तो आईक्यू क्या आ गया? 120। अब इस 120 से क्या पता चला वो बच्चा है कैसा? वो कैसा है बच्चा? तो वो बच्चा जो है वो काफी मेहनती है, काफी समझदार है। तो अब मैं आपको बताऊंगा आईक्यू की परास। आईक्यू की परास, परास माने रेंज। तो यहां पर हम लिखेंगे आईक्यू, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आईक्यू है 140 या उससे अधिक, तो वो व्यक्ति जो होगा वो होगा सर्वबुद्धिमान। क्या होगा? सर्वबुद्धिमान माने जीनियस। तो क्या ये जीनियस है? नहीं, ये जीनियस नहीं है। दूसरा, अगर आईक्यू है 121 से लेकर 139, 139, तो ये होगा बुद्धिमान माने इंटेलिजेंट, ठीक है? अगर परास होगी 101 से 120, तो वो व्यक्ति होगा औसत से अधिक माने अबव एवरेज। तो ये जो बच्चा है 120 इसका मान आया, ये औसत से अधिक है, एवरेज से ऊपर है। चौथा, अगर होगा 81 से 100, तो वो होगा औसत माने एवरेज। तो आपको तो अपना आईक्यू टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है, आप जो होगे वो यहां से यहां तक होंगे, ये अच्छा माना जाता है, ठीक है? और ऐसे ऐसे कहानी चलती जाएगी। लेकिन अगर आईक्यू होगा 0 से 39, 0 से 39, तो उस व्यक्ति को आप कहेंगे इडियट माने मंद बुद्धि, माने बुद्धिहीन। तो इडियट का मतलब बुद्धिहीन होता है। इडियट एक आनुवांशिक गाली है, अपशब्द है, ये किसी को नहीं देना चाहिए, ठीक है? तो आपको समझ में आया? विश्व के सबसे महान सर्वबुद्धिमान जो थे वो कौन माने जाते थे? लियोनार्डो डी विंची। ये जो लियोनार्डो डी विंची थी, आपने पढ़ा है बचपन में, जनरल नॉलेज में पढ़ा है आपने, सामान्य ज्ञान में, कि इन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी और ये सारे काम कर लेते थे। ये संगीत में अच्छे थे, ये वैज्ञानिक थे, ये पेंटर थे, ये मूर्तिकार थे, सब कुछ थे ये। तो ये बड़े सर्वबुद्धिमान थे। और भारत के जो सर्वबुद्धिमान माने जाते हैं अब तक, वो है स्वामी विवेकानंद। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है जिससे आप आईक्यू की गणना कर सकते हैं। और आईक्यू की परास मैंने 4-5 यहां पर लिख दी है, ठीक है?
अब ये था आपका डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के बाद दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे एडवर्ड सिंड्रोम। नंबर 2 है एडवर्ड सिंड्रोम। ये जो एडवर्ड सिंड्रोम है ये किसने दिया था? ये दिया था एडवर्ड ने। सन था 1960, लगभग 94 साल बाद। एडवर्ड 1960। इसमें जो प्रभावित लिंग होता है वो नर भी हो सकता है या फिर मादा भी हो सकती है। इसमें जो गुणसूत्र उत्तरदायी है वो है 18वां, और इसमें ये भी ट्राइसोमी के कारण होता है, माने त्रिगुणसूत्रता, माने ट्राइसोमी। और इसमें हम कैसे लिखते हैं? 2n+1। नई गुणसूत्र संख्या हो जाती है 47। अच्छा देखो, इसमें भी नर और मादा आप ऐसे लिखोगे, बस 21वें की जगह 18वां आ जाएगा। तो मैं तो सीधा सीधा लिख दे रहा हूं 46 + 18वां गुणसूत्र। अब बेटा इसमें भी कोई गुणसूत्र बढ़ जाए या कम हो जाए तो मानसिक विकार आना तो सबसे पहला लक्षण है। हमारा जो वृक्क होता है, माने जो गुर्दा होता है, देखिए इधर हमारे जो गुर्दे की आकृति होती है वो इस तरह की होती है, ऐसे राजमे की तरह की। लेकिन जब ये एडवर्ड सिंड्रोम के बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका जो गुर्दा होता है वो ऐसे हो जाता है। तो ये कैसा आकार हो गया? ये हो गया घोड़े के नाल के आकार का गुर्दा। तो यहां पर जो मेन लक्षण है वो है घोड़े की नाल के आकार का गुर्दा। इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए हॉर्स शू शेप्ड किडनी या डबल किडनी। तो एक ही गुर्दा ऐसा हो गया, दूसरा भी ऐसा हो गया। तो ये तो इसका मुख्य लक्षण है। और इसमें क्या होते हैं? हृदय संबंधी विकार, कार्डियक डिफेक्ट्स, माने जो हृदय है वो पूरा नहीं बनता, आलिंद और निलय में जो बीच में कपाट हैं वो नहीं होते, तो ऑक्सीजनीकृत और विऑक्सीजनीकृत रक्त आपस में मिल जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, हृदय पूरा नहीं बना हुआ होता, इस तरीके से। तो इसके और बाकी क्या लक्षण होते हैं? जो ठोड़ी होती है ये टेढ़ी होती है, रिसीडिंग चिन, ठीक है। फिर जो तंत्रिका तंत्र और हृदय है वो उसमें कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। जो जबड़े होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, जो कान होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, मुंह जो होता है वो छोटा सा होता है, ठीक है, नाक भी बिल्कुल छोटी सी होती है, छोटी छोटी उंगलियां होती हैं, ये यहाँ पर जो स्टर्नम होती है जिसको छाती की हड्डी कहते हैं ये भी छोटी सी होती है, और जो पेल्विस हिस्सा होता है वो भी बहुत छोटा सा होता है। और इनमें मानसिक विकार आना तो स्वाभाविक है, ठीक है। और जो इसके प्रभावित व्यक्ति होते हैं वो अपनी उंगलियों को जकड़ के ऐसे बड़े टाइट से जकड़ के रखते हैं, ठीक। अब इस रोग से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर मर जाते हैं, ठीक है। तो वो ज्यादा बड़े ही नहीं होते। अब आइए इधर, अगला जो रोग है इसी श्रेणी में वो है पटाऊ सिंड्रोम। नंबर 3 पटाऊ सिंड्रोम। ये जो पटाऊ सिंड्रोम है इसके खोज करता है पटाऊ, और इन्होंने भी 1960 में ही खोजा था, ठीक है। पटाऊ 1960। इसमें भी जो प्रभावित लिंग होता है वो या तो नर या फिर मादा। इसमें जो उत्तरदायी गुणसूत्र होता है वो होता है 13वां, और इसमें भी जो कारण है वो यही है, मतलब ट्राइसोमी, माने 2n+1। नई गुणसूत्र संख्या 47 हो जाती है। इसमें भी नर और मादा जो है वो दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 46 + 13वां गुणसूत्र।
इसमें भी मानसिक विकार आता है। और देखो हमारी जो नासिका, नाक और मुंह होते हैं, तो ये जैसे हमारी नाक है और ये होठ हैं, और नाक और होठ, ऊपरी होठ के बीच में जो ये हिस्सा होता है इसको चोपा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोपा। तो जब पटाव सिंड्रोम होता है तो यहां पर एक बड़ा सा कट लगा हुआ होता है, और ये जो ऊपरी होठ होता है ये कटा हुआ होता है और चोपा कटा हुआ होता है, और अंदर से दांत और मसूड़े बाहर ऐसे दिखाई देते हैं। बड़ा मतलब बदसूरत सा चेहरा दिखता है इसमें, ठीक है। तो ये पटाव सिंड्रोम होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें इसका जो लक्षण है उससे कहते हैं कटा होठ व चोपा, या इसे कहते हैं खरगोशी होठ। खरगोश के दो दांत निकले हुए होते हैं ना, इसलिए उसको समानता दर्शाई है, खरगोशी होठ। लेकिन यह ध्यान रखना कि कटा होठ चोपा सिर्फ पटाव सिंड्रोम का लक्षण नहीं है, कटा होठ चोपा और भी रोगों का लक्षण हो सकता है। इसमें भी बच्चों का सिर बड़ा छोटा होता है, चेहरे से ही उसमें कुछ विकृतियां दिखाई देती हैं, जो मस्तिष्क होता है वो पूरा विकसित नहीं होता, जो क्या कहते हैं मानसिक विकार होता है, इनमें दिमाग थोड़ा कम होता है। कान जो होते हैं वो यहाँ की जगह थोड़े से नीचे होते हैं, जो ठोड़ी होती है वो बड़ी छोटी सी होती है, और इनकी भी उंगलियां अकड़ी हुई एक दूसरे से फंसी हुई होती हैं, ठीक है। और ये जो बच्चे होते हैं ये 4 महीने के अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ या ना? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वैसे तो कायिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन में 3 ही रोग है, लेकिन इसमें मैं तो एक रोग और साथ में पढ़ाता हूं, इससे क्वेश्चन आते हैं। मैं यहां पर स्टार बना के बता रहा हूं। जो चौथा रोग है इस श्रेणी का वो है क्राई डू चैट सिंड्रोम। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, क्राई डू चैट सिंड्रोम। इसको इंग्लिश में कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैट क्राई सिंड्रोम। इसको फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने खोजा था 1963 में, और उसका नाम था लिज्यूने। 1963 में, ये फ्रांस के थे। और इसमें भी नर या मादा दोनों ही लिंग प्रभावित हो सकते हैं। उत्तरदायी गुणसूत्र होता है 5वां, और ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है न्यूनता का। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, माने डिलीशन। और इसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 46 ही रहती है, क्योंकि इसमें 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा टूट के गिर जाती है। तो 45.5 तो गुणसूत्र हो नहीं सकते, जो अभिरंजित होगा गुणसूत्र वो आधा गुणसूत्र पूरा ही माना जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं? 46 माइनस 5p। p का मतलब होता है 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा। ये मैं आपको समझा चुका हूं। और इसके लक्षण में आप लिख लीजिए कि जो नवजात होता है, जो बच्चा होता है, वो बिल्ली के बच्चे की भांति रोता है, ठीक है। बिल्ली का बच्चा होता है ना, उसकी तरह आवाज निकालता है। इनकी आंखें दूर दूर होती हैं, ये बीच में बहुत सारा अवकाश होता है यहाँ पर, ठीक है। इनका चेहरा चंद्रमा जैसा होता है, ठीक है, गोलाकार लिए हुए। और इनकी जो ठोड़ी होती है वो थोड़ी टेढ़ी होती है। इनका जो हृदय होता है वो भी ठीक से विकसित नहीं होता, और ये बच्चे ज्यादातर 7 दिन के अंदर ही अंदर मर जाते हैं। बोलिए बेटा, आया समझ में? अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर हमने पढ़े कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। अब इसको मैं यहां पर इसमें बदलाव कर रहा हूं, और यहां पर हम लिखेंगे नंबर 2, और वो है लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। लिंग गुणसूत्र माने सेक्स क्रोमोसोम। तो फटाफट देखते हैं, आइए।
चलिए बेटा, तो यहां पर आपने 4 रोग पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ते हैं 5वां रोग। 5वें रोग का नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। इसके जो खोज करता है वो है क्लाइनफेल्टर, ठीक है। क्लाइनफेल्टर, मुझे इसका सन भी याद है, ये 1942, जब जिस साल, हाँ 1942 क्रांति हुई थी ना भारत में, 1942। अब इसमें जो प्रभावित लिंग होता है वो कौन होता है? नर। और इसमें जो उत्तरदायी गुणसूत्र होता है वो होता है एक्स गुणसूत्र। और इसका कारण क्या होता है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी, ट्राइसोमी का मतलब है 2n+1। और नई गुणसूत्र संख्या क्या हो जाएगी? 47। और आनुवांशिक संगठन कैसे लिखोगे? एक नर को आप नर कब लिखते हो? जब वो 44+XY होता है। इसमें एक और एक्स गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो गई, त्रिगुणसूत्रता हो गया, ट्राइसोमी हो गई। तो इसको कैसे लिखोगे? 44+XXY, एक एक्स बढ़ गया है। तो एक पुरुष तब तक पुरुष होता है जब तक उसमें एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। जब 2 एक्स गुणसूत्र हो जाते हैं तो उसके अंदर मादाओं जैसे लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? ये बंध्य नर होते हैं। कैसे होते हैं? बंध्य। बंध्य का मतलब है स्टेराइल मेल्स। इसमें एजूस्पर्मिया होता है। एजूस्पर्मिया माने इसमें शुक्राणु नहीं बनते। इनको नारियों जैसे पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो प्राथमिक नर जनन अंग हैं वो विकसित नहीं होते, अल्प विकसित रह जाते हैं। जैसे वृषण जो है, टेस्टिस, वो नहीं बनती। इनके अंदर मानसिक विकार होता है। इनके जैसे पुरुषों के शरीर पर बाल होते हैं, इनके शरीर पर बहुत कम बाल पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके जो हाथ पैर होते हैं वो काफी लंबे लंबे होते हैं। और एजूस्पर्मिया होता है, मतलब शुक्राणुओं के ना बनने की स्थिति को एजूस्पर्मिया कहते हैं। और इनके अंदर मादाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की बढ़ोतरी होती है। जैसे जो आवाज होती है वो स्त्रियों के जैसी हो जाती है। और इनके स्तनों में, इनके स्तन विकसित हो जाते हैं। मतलब पुरुष है और उसके स्तन है, ब्रेस्ट है। तो पुरुषों में स्तनों का, अच्छा स्तनों में दूध नहीं आता लेकिन वो काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। और पुरुषों में स्तनों का आना क्या कहलाता है? उसे कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया। ये इनको वास्तव में आप देखोगे ना तो देखकर ही पता चल जाएगा इनके अंदर कुछ गड़बड़ है। इनको मादाओं की पोशाकें पहनना पसंद होगा, साड़ी पहनेंगे लड़के, ठीक है, और मटक मटक के चलेंगे जैसे लड़कियां चलती हैं, बात वैसे ही करेंगे, सीधे खड़े नहीं हो सकते, टेढ़े मेढ़े लड़कियों की तरह खड़े होंगे, शर्माएंगे। तो इनके अंदर ये सारे जो लक्षण है वो आ जाते हैं। तो ये क्या है? आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे। और छठा नंबर पर है टर्नर सिंड्रोम, नंबर 6, टर्नर सिंड्रोम। ये जो टर्नर सिंड्रोम है, ये मैंने आपको जब एक चार्ट बनाया था पिछली कक्षा में, तो आपको बताया था कि टर्नर सिंड्रोम एक ही वो है जो आपको एक न्यून सूत्रता का उदाहरण पढ़ना था, मोनोसोमी का। इसकी खोज टर्नर ने की थी 1938 में। टर्नर 1938 में। और इसका जो प्रभावित लिंग होता है वो होता है मादा। उत्तरदायी गुणसूत्र होता है एक्स। और ये एक न्यून सूत्रता का उदाहरण है, माने मोनोसोमी। और मोनोसोमी का मतलब होता है, मोनोसोमी का मतलब होता है 2n-1, 2n-1। और इसमें जो नई गुणसूत्र संख्या होती है वो हो जाती है 45। एक कम हो गया ना। एक स्त्री को आप सामान्य स्त्री कब मानते हैं? जब उसको 44+XX लिखते हैं। इसमें तो एक x कम हो गया, तो इसको कैसे लिखेंगे? 44+X। या
इसको लिखने का एक और तरीका है 44 प्लस एक्स 0, एक ही एक्स रह जाता है। और ये भी जो ये स्त्रियां होती हैं और ये भी कैसी होती हैं, बंध्य होती हैं, और इनके अंदर अंडाशय होते हैं लेकिन वो अल्प विकसित होते हैं, ये अंड उत्पन्न नहीं कर सकती, ठीक है। और इनकी जो अंडाशय होते हैं, ओवरी होती हैं, उसमें संयोजी ऊतक भर के जाला बना लेते हैं, मतलब इसमें ओवम अंड उत्पन्न नहीं होता। इनकी जो छातियां होती हैं उस पर वक्ष नहीं होते, स्तन नहीं होते, अल्प विकसित होते हैं, तो इनको सपाट छाती युक्त स्त्रियां भी कहते हैं, ठीक है। इनमें वो नहीं होते, ये मां नहीं बन सकती, ये गर्भ धारण नहीं कर सकती, इनकी छोटी छोटी उंगलियां होती हैं फूली फूली, इनकी लंबाई भी ज्यादा नहीं बढ़ती है, छोटी लंबाई की रह जाती है, 5 फीट से तो कम ही होती हैं, और इनकी जालीदार ग्रीवा होती है, वेब्ड नेक, जो गर्दन होती है, ये पूछा जाता है, जालीदार ग्रीवा माने वेब्ड नेक, ये लक्षण पूछा जाता है। प्लस इनका दिमाग जो होता है वो सामान्य नहीं होता, मानसिक विकार होता ही होता है, और कुछ में सुनने की क्षमता नहीं आ पाती, ठीक है। इनकी जो बुद्धिमत्ता होती है वो कम होती है, इनके कान भी थोड़े नीचे होते हैं, और इनकी जो छाती होती है वो ढाल के समान सपाट होती है, और ये इनमें स्त्रियों के लक्षण कम होते हैं, ठीक है। और इनमें ये जो क्या कहते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रज चक्र, ये चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है, मतलब इसमें अंडोत्सर्जन नहीं होता, ठीक है। और ये गर्भ धारण नहीं कर सकती। अच्छा, और भी कुछ चीज थी, ये बंधे होती हैं, हाँ, और इनके अंदर स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण नहीं आते, तो इनकी जो चाल ढाल होती है ना वो स्त्रियों की जगह पुरुषों जैसी होती है। मानसिक विकार होता है, ये गाली बकना शुरू कर देती हैं, और ये सब इनके प्रमुख लक्षण होते हैं, गाली देना, ये सब करना। तो चलिए, ये था आपका टर्नर सिंड्रोम। आगे आते हैं 7वें नंबर पर, जो है जेकब सिंड्रोम, नंबर 7, जेकब सिंड्रोम। और इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं अपराधी सिंड्रोम, ठीक है। क्या कहते हैं, अपराधी सिंड्रोम, या इनको कहते हैं अधिनर, या फिर सुपर नर, सुपर मेल्स, ठीक है। और इनकी खोज किसने की थी, हॉस्चिका ने, 1962 में, हॉस्चिका 1962। इसमें नर प्रभावित होते हैं, उत्तरदायी गुणसूत्र है वाई, देखो। और ये किसका उदाहरण होता है, ये भी उदाहरण होता है ट्राइसोमी का। इसमें नई गुणसूत्र संख्या हो जाती है 47। आनुवांशिक संगठन इसका लिखा जाता है 44 प्लस एक्स वाई। ये तो सामान्य पुरुष होगा, लेकिन एक वाई और बढ़ जाता है, तो ये क्या होते हैं, एक वाई के बढ़ने से इनमें मानसिक विकार आता है। इनका जो मस्तिष्क का जो विकास होता है वो, उसमें अपराधी तत्व आ जाते हैं, सीधे नहीं बैठ सकते। जैसे आपकी क्लास है, कक्षा है, चलेंगे ऐसे मारते हुए जाएंगे, मारते पीटते हुए, छेड़ते हुए, मतलब इनके शरीर में ना खुराफाते सी रहती हैं, ठीक है। और इनमें बड़ा ही एबनॉर्मल सा लैंगिक विकास होता है, ठीक है। और इनमें इनकी जो लंबाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा, ये काफ़ी लंबे होते हैं, मतलब 6 फीट से लंबे नर होते हैं ये, ठीक है। और ये लंबे भी होते हैं, और इनका जो IQ होता है, जो इनका बुद्धिमत्ता गुणांक होता है, वो 80 से 120 होता है। हमने क्या पढ़ा था, मतलब औसत या औसत से अधिक होता है, मतलब ये वैसे बुद्धू नहीं होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरॉन होता है, जो हार्मोन होता है, उसका अत्यधिक उत्पादन होता है, ज्यादा। तो और इनका जो लैंगिक लक्षण होता है वो सामान्य होता है, ये उर्वर होते हैं, मतलब ये पिता बन सकते हैं, और इनके जो लैंगिक अंग होते हैं वो भी सामान्य होते हैं, लेकिन ये ज्यादा ऊर्जा युक्त होते हैं, खुराफाती दिमाग होते हैं। अगर इनको बचपन से नहीं संभाला गया, अगर इन्हें बचपन से नहीं संभाला गया,
तो ये बड़े होकर अपराधी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आप जो मैंने बोला है ये आपने लिख लिया होगा, है ना। अब आते हैं आखिरी सिंड्रोम पर, जो है सुपर मादा, नंबर 8, सुपर मादा या अधिमादा। बेटा इसमें ना वैज्ञानिक का नाम बहुत सारे हैं तो हम लिखेंगे नहीं। अब ये जो सुपर मादाएं होती हैं, इसमें जो प्रभावित लिंग होते हैं वो मादा ही होते हैं। और कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? एक्स। अब तक 3 तरह की सुपर मादाएं हैं जो मनुष्य की जनसंख्या में खोजी जा चुकी हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो हम लिखेंगे वो है ट्रिप्लो एक्स सिंड्रोम। ट्रिप्लो एक्स, तो देखो ट्रिप्लो एक्स के लिए क्या कारण है, देखो इधर, ट्रिप्लो एक्स का कारण है ट्राइसोमी, मतलब त्रिगुणसूत्रता, माने 2n+1। नई गुणसूत्र संख्या हो गई 47। ट्रिप्लो एक्स मतलब 3x, तो 44 प्लस x, एक x बढ़ गया। फिर दूसरा जो होता है उसको कहते हैं चतुर्गुणित सुपर मादा या अधिमादा। इसमें क्या होता है? चतुर्गुण सूत्रता, माने टेट्रासोमी, माने 2n+2। इसमें गुणसूत्र संख्या हो जाती है 48 और इसको लिखा जाता है 44 प्लस 4 बार x, तो 2x बढ़ गए। ठीक है, तीसरी भी होती है इसमें, जिसे आप कहते हो पंचगुणित सुपर मादा। नहीं, चतुर्गुणित नहीं आएगा बेटा, सॉरी, और पंचगुणित भी नहीं आएगा। चतुर्सूत्री और पंचसूत्री, माने टेट्राप्लॉइड और नहीं, टेट्रासोमिक और पेंटासोमिक, ऐसे सुपर मादा। इसमें क्या होगा? देखिए, इसमें होगी पंच सूत्रता, माने पेंटासोमी, और इसको लिखते हैं 2n+3। नई गुणसूत्र संख्या हो जाएगी 49। अब एक स्त्री में 2 ही x गुणसूत्र होते हैं, 2 ही होते हैं ना, तो तीसरा कैसे बढ़ गया? ये तभी हो सकता है जब इसकी मां भी सुपर मादा हो। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं 44 प्लस 3 4 5, 3x बढ़ गए। ये तभी संभव है जब इसकी मां भी अधिमादा हो। ठीक है, वैसे ज्यादातर मनुष्य जनसंख्या में ज्यादा जो केस देखे जाते हैं वो ट्रिप्लो एक्स सिंड्रोम के देखे जाते हैं। ये स्त्रियां मानसिक रूप से इनमें विकार होता है और ये जब तक दिन में लड़ाई ना कर ले 2-4 बार, इनका खाना हजम नहीं होता। इनमें जो लैंगिक विकास होता है वो क्या होता है? सामान्य नहीं होता, असामान्य होता है। इनकी लंबाई ज्यादा लंबी होती है ये, और इनकी जो जनन क्षमता होती है वो सामान्य स्त्रियों से थोड़ी कम होती है। मतलब अगर 4 बार ये बच्चे जन्म देना चाहेंगी तो 3 ही बार दे सकती हैं। ठीक है, और इनका ये जो है सबसे ज्यादा जो है वो ट्रिप्लो एक्स सिंड्रोम है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे और कल हम जीन उत्परिवर्तन के द्वारा होने वाले मनुष्य रोगों का अध्ययन करेंगे। ये सारणी आप बना लेंगे और कल की क्लास में आप ये सब याद करके आएंगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं। आपका दिन शुभ रहे और आप अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।